जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार XD7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या रहेगा दोस्तों, यूपी SSC पेड संबंधित मॉक टेस्ट कराएंगे। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ दोस्तों बने रहें। दोस्तों आज की अगर टॉपिक बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो आज के मॉक टेस्ट में 25 दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में आज हम आपको कराएंगे और इनको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। इस मॉक टेस्ट से कम दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य फंसेंगे, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखें। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर सी सिद्ध सीमांत काल, ऑप्शन नंबर डी चारण काल। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, पहले दोस्तों जान लेते हैं आदिकाल। आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? पहली बात तो दोस्तों यह जान लेते हैं। तो आदिकाल की बात करते हैं तो किसने दोस्तों कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे क्या कहा है? आदिकाल कहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो उन्होंने इसे वीरगाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसी के साथ जान लेते हैं सिद्ध सीमांत काल किसने कहा है? सिद्ध सीमांत काल की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों किसने कहा है? तो ये राहुल संस्कृत्यान जी ने कहा है। किसने दोस्तों? राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान ने इसे क्या कहा है? सिद्ध सीमांत काल है कहा है। चारण काल की बात करते हैं तो चारण काल दोस्तों किसने कहा है? चारण काल की अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज गेरसन ने इसे चारण काल कहा है। किसे दोस्तों? चारण काल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसे क्या कहा है? चारण काल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव में कौन सा अशुद्ध है? आपको यहाँ पे दोस्तों क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। अशुद्ध यहाँ पे कौन सा होगा यह आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं अशुद्ध, तो अंधकार की अगर बात करते हैं तो अंधकार का दोस्तों क्या तद्भव क्या हो जाएगा? अंधेरा। ये तो दोस्तों सही है, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं कंकड़, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? कंगन। ये भी बिल्कुल सही है। मित्र का मीत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए किसकी? वृश्चिक, दोस्तों वृश्चिक की, तो इसका दोस्तों क्या? वेल नहीं होगा। तो दोस्तों इसकी अगर बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा ये जान लेते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिच्छू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? यह आपको बताना है। किसका? पंजाबी भाषा की। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं किससे हुआ है तो दोस्तों बताइए। ऑप्शन नंबर ए व्रांचल, ऑप्शन नंबर बी पैसाची, ऑप्शन नंबर सी शोरसेनी, ऑप्शन नंबर डी अर्धमागधी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर ब्रांचड की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों इसका किससे हो जाएगा? सिंधी। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगी दोस्तों? सिंधी। सिंधी हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ दोस्तों? पैसाची अपभ्रंश से। किसका हुआ? पंजाबी भाषा का। अगर बात करते हैं शोरसेनी अपभ्रंश से, तो शोरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों किसका हुआ है? शोरसेनी से पहली बात तो दोस्तों एक तो पश्चिमी का हुआ है। किसका? पश्चिमी का, पश्चिमी हिंदी। और दोस्तों किसका हुआ? इसी से हुआ है हमारा राजस्थानी हिंदी से। राजस्थानी हिंदी का। किसका? राजस्थानी हिंदी का भी इसी से हुआ है। अगर दोस्तों पहाड़ी हिंदी की बात की जाए तो उसका दोस्तों विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो उसका हुआ खस शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों अर्धमागधी, और इसी से दोस्तों किसका हुआ? गुजराती का भी इसी से हुआ है, शोरसेनी से।
ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं अर्धमागधी से, तो अर्धमागधी से दोस्तों किसका विकास हुआ? पूर्वी का, पूर्वी हिंदी का। और बिहारी हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, बिहारी हिंदी के विकास की अगर बात करते हैं तो बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किसका? बिहारी का। इतनी बात क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से चंदन का पर्यायवाची बताइए। यहाँ पे आप लोगों को क्या चंदन का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। चंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गद्दसार, ऑप्शन नंबर बी कालिंदी, ऑप्शन नंबर सी चपला, ऑप्शन नंबर डी अंबुज। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। किसका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं चंदन, चंदन का पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। तो चंदन के पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? गंधसार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कालिंदी, तो कालिंदी दोस्तों किसका हो जाएगा? यमुना का। किसका हो जाएगा दोस्तों? यमुना, यमुना हो जाएगा। और कृष्णा, ये दोस्तों कालिंदी के पर्यायवाची हो जाते हैं। चपला की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों किसका? बिजली का होता है, विद्युत। चपला को विद्युत भी कहते हैं। और दोस्तों तड़ित भी इसी को कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अंबुज की अगर बात करते हैं तो अंबुज का पर्याय क्या हो जाएगा दोस्तों? कमल। इसका पर्याय क्या हो जाएगा हमारा? कमल या दोस्तों जलज। ये अंबुज के पर्याय हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अंबुद की बात करते हैं। किसके? अंबुद। जो अंबुद होता है हमारा, अंबुद दोस्तों, अंबुद की बात करते हैं तो अंबुद हमारा किसका होता है? किसका पर्यायवाची? अंबुद जो होता है दोस्तों हमारा बादल का पर्यायवाची होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अंबुद बादल का पर्यायवाची होता है। अंबुद जो होता है वह कमल का होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जंगम। क्या दोस्तों जंगम का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए उर्वर, ऑप्शन नंबर बी वक्र, ऑप्शन नंबर सी स्थावर, ऑप्शन नंबर डी शीत। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, जंगम की अगर विलोम की बात करते हैं तो जंगम का विलोम हमारा क्या हो जाता है? स्थावर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। स्थावर का मतलब दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो इसका मतलब जान लेते हैं। इसे दोस्तों क्या स्थिर कहते हैं, स्थिर। ठीक है दोस्तों। या दोस्तों इसे कह सकते हैं अचल, स्थिर या अचल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? इसकी उर्वर की अगर बात करते हैं तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा? ऊसर। इसका विलोम क्या? ऊसर हो जाएगा। वक्र की अगर विलोम की बात करते हैं तो वक्र का विलोम दोस्तों क्या हो जाता है? ऋजु हो जाता है। इसका विलोम दोस्तों क्या आ जाएगा? ऋजु हो जाएगा। बात करते हैं शीत, तो शीत का विलोम क्या आ जाएगा? ग्रीष्म। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्षणिक का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन नंबर ए शहर, ऑप्शन नंबर बी जंगम, ऑप्शन नंबर सी श्वासवत, ऑप्शन नंबर डी सुषुप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं संहार की, तो संहार के अगर विलोम की हम बात करते हैं तो इसका विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? विनाश। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? विनाश। इसका मतलब जान ले पहले दोस्तों। इसका मतलब होता है विनाश। अगर इसके हम विलोम की बात करते हैं, क्या दोस्तों? विलोम। इसके विलोम की बात करते हैं तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि। इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सृष्टि। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों जंगम की, तो जंगम की अगर बात करते हैं तो जंगम का दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? इसे जंगम का दोस्तों क्या कहेंगे? अचल, अचल कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों। अचल। इसका विलोम क्या आ जाएगा? स्थावर। इससे पहले दोस्तों देख चुके हैं, क्या हो जाएगा? स्थावर। ठीक है दोस्तों। स्थावर या स्थिर कह सकते हैं। बात करते हैं क्षणिक, तो क्षणिक का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है? क्षणिक का मतलब होता है दोस्तों नश्वर, नश्वर। अगर बात करते हैं शाश्वत, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? शाश्वत। इसका अगर मतलब की बात करते हैं तो इसका मतलब दोस्तों क्या जाएगा? सदैव। क्षणिक का मतलब होता है नश्वर यानी कि कुछ पल के लिए, और शाश्वत का मतलब होता है सदैव यानी कि बहुत समय के लिए, हमेशा के लिए कहने का मतलब। बात करते हैं सुषुप्ति, तो सुषुप्ति का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? सुषुप्ति को दोस्तों इसके अगर अर्थ की बात करते हैं, इसे दोस्तों सोना भी कहते हैं। क्या?
सोना। तो इसका विलोम की अगर हम बात करते हैं तो विलोम इसका क्या हो जाएगा, जागृत। जागृत इसका विलोम हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दोस्तों, सरहिंदी। सरहिंदी भाषा का अन्य नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी मगही, ऑप्शन नंबर डी मेवाती। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सरहिंदी जो भाषा है, इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका अन्य नाम हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली, या दोस्तों खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। क्या दोस्तों, कौरवी भी कहते हैं। इसके अगर अपभ्रंश की बात करते हैं तो आती है किसके अंतर्गत है, ये दोस्तों हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के। और पश्चिमी हिंदी के अगर विकास की बात करते हैं तो शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। बात करते हैं ब्रज, तो ब्रज की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारी कहाँ, ये मथुरा में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। मगही की अगर बात करते हैं, ये दोस्तों इसका अपभ्रंश क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, ये मागधी जो है, सॉरी मगही है। मगही दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है, बिहारी। बिहारी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इतनी बात क्लियर। मेवाती की बात करते हैं, मेवाती दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों बिहारी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी। और ये दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, राजस्थानी, राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, ये भी हमारी पश्चिमी के ही अंतर्गत आती है। इतनी बात क्लियर हो गई। मेवाती की अगर बात करते हैं, ये दोस्तों उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, किसके, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती हमारी आती है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों सरहिंदी का उपनाम या अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, खड़ी बोली या कौरवी। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से व्यंजन संधि की पहचान कीजिए। किसकी दोस्तों, व्यंजन संधि की आप लोगों को पहचान बतानी है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए शिरेस्त्राण, ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर सी अब्ज, ऑप्शन नंबर डी तथेव। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे दोस्तों। किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सिर, सिरह धन, और दोस्तों क्या हो जाएगा त्राण, त्राण हो जाएगी। जिसमें दोस्तों विसर्ग लग जाता है वह हमारी किस में जाती है, विसर्ग के अंतर्गत जाती है। इसमें क्या आ जाएगी, विसर्ग संधि। आशीर्वाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों हमारी विसर्ग संधि ही होगी। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, देखिए आशी और प्लस वाद, ये दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें भी हमारी क्या आ जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। बात करते हैं तथेव, तो तथेव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन एव, ये इसका दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें संधि दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, वृद्धि, वृद्धि, क्योंकि दोस्तों बीचों बीच में 2 मात्राएं, मात्राओं की वृद्धि हो रही है तो इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। बात करते हैं अब्ज, अब्ज जो है ये हमारी कैसी है, व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों अप, ये हो जाएगा अप धन जा, ये इसका दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, तो निम्न में से किस संयुक्त का मेल सही नहीं हुआ। इसमें दोस्तों एक का मेल सही नहीं है, वह आपको बताना किसका मेल सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं तो दोस्तों इससे पहले जान लेते हैं संयुक्त स्वर भी होते हैं। क्या दोस्तों, संयुक्त हमारे दोस्तों क्या संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वरों की अगर बात करते हैं तो संयुक्त स्वर हमारे दोस्तों कौन कौन से हैं, तो ये जान लेते हैं। संयुक्त स्वर एक तो हमारा ए होता है, और दूसरा दोस्तों हमारा क्या ए होगा, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा, चौथा दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा आओ। ये 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन मिल जाता है संयुक्त स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और दोस्तों इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कहते हैं, और इन दोनों को क्या कहते हैं दोस्तों, कंठोष्ठ कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई।
इसी के अब दोस्तों जान लेते हैं, यहाँ पे अगर छा की बात करते हैं तो छा हमारा का और सा से मिलकर बना है। त्रा की बात करते हैं ता और रा से मिलकर बना है। सा की बात करते हैं त्रा की बात करते हैं सा और रा से मिलकर बना है। बात करेंगे दोस्तों किसकी, जा और या, यानी कि ज्ञा। ज्ञा दोस्तों हमारा किन किन से मिलकर बनता है, तो दोस्तों देख लेते हैं। ज्ञा जो हमारा है जा और धन दोस्तों यहाँ, इन दोनों से हमारा मिलकर क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही होगा। तो आप यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यही दोस्तों हमारा अशुद्ध है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन नहीं है। कौन सा दोस्तों महाप्राण व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर सी वा, ऑप्शन नंबर डी सा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कौन सा हमारा महाप्राण व्यंजन नहीं है। देखिए दोस्तों पहले जान लेते हैं महाप्राण व्यंजन हमारे होते क्या हैं। महाप्राण व्यंजनों की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा हमारा क्या होता है दोस्तों, महाप्राण होता है। और दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण। अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं था, तो था जो हमारा है दूसरे नंबर पे आता है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा दोस्तों, महाप्राण हो जाएगा। बात करते हैं ठा, टा के बाद क्या आता है ठा, तो ये भी हमारा दूसरे नंबर पे आता है, ये भी महाप्राण हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे किस, ये दोस्तों देखिए ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं दोस्तों, वो भी हमारे महाप्राण में आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये वाला सा जो है ये भी हमारा किस में जाएगा, महाप्राण में जाएगा। अब बात करते हैं वा जो है, वा की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, अंतस्थ है। और दोस्तों हमने बताया था जब अंतस्थ होता है, अंतस्थ हमारे किस में जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वह हमारे किस में जाते हैं, अल्प प्राण में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर बी महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी लुंठित, ऑप्शन नंबर डी पार्श्विक। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं, अभी दोस्तों हमने बताया अल्प प्राण हमारे कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण में दोस्तों क्या होती है, अधिक मात्रा में दोस्तों प्राणवायु निकलती है। प्राणवायु यानी कि वायु अधिक मात्रा में निकलती है किसमें, महाप्राण में। और कम की बात करते हैं तो दोस्तों किसमें निकलती है, अल्प में। और यहाँ पे क्या पूछा गया, कम, सांस कम लगानी पड़े दोस्तों भाई हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों लुंठित। तो लुंठित की बात करते हैं, लुंठित या दोस्तों इसे प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित। दोस्तों ये लुंठित हमारा क्या हो जाता है, रा जो होता है ये हमारा लुंठित होता है। और इसी के साथ बात करते हैं पार्श्विक। पार्श्विक जो होता है वह हमारा क्या होता है, ला जो होता है ये हमारा पार्श्विक होता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई। दोस्तों महाप्राण दोस्तों क्या, दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या होता है, महाप्राण। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से क्या विभ्रत स्वर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए छोटी, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर सी आ, ऑप्शन नंबर डी छोटा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं छोटी जो हमारी है ये हमारी क्या होती है दोस्तों, संवृत हो जाती है, संवृत के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो। बात करते हैं किसकी, अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत की बात करते हैं तो ये हमारा अर्ध संवृत के अंतर्गत आता है। बड़ा होता है ये अर्ध संवृत के अंतर्गत जाता है। किसके अंतर्गत, अर्ध संवृत। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो विभ्रत स्वर होते हैं इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, ई, यानी कि मुख खुल जाना है, पूरा मुख खुल जाता है। ओ जो है ये हमारा अर्ध विभ्रत, इसमें क्या आधा मुख खुलता है, ओ, तो आधा मुख खुलता है। बात करते हैं वड़ा जो होता है इसमें दोस्तों क्या हमारा, बोलिए देखिए दोस्तों क्या, वड़ा बोल के देखिए पूरा मुख खुल रहा है, तो ये हमारा किस में जाएगा, विभ्रत स्वर में जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं छोटा जो हमारा, ये हमारा अर्ध विभ्रत में जाएगा, अर्ध विभ्रत, ये अर्ध विभ्रत के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम, ऑप्शन नंबर सी
अर्धविराम, ऑप्शन नंबर डी योजक चिन्ह। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अशुद्धि की बात की जा रही है, तो किसकी अशुद्धि है, अल्प प्राण की अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अल्प प्राण दोस्तों हमारा चिन्ह क्या होता है, अल्प प्राण का चिन्ह जान लेते हैं। तो जे वाला जो चिन्ह होता है ये हमारा अल्प प्राण का होता है, और पूर्ण विराम ये जो होता है ये पूर्ण विराम होता है। अर्धविराम की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों हमारा अर्धविराम होता है। बात करते हैं योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह जो इस प्रकार का हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, योजक चिन्ह। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कहाँ पे लगना, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्प विराम की अशुद्धि है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मूर्धन्य व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए जा छा जा झा, ऑप्शन नंबर बी ता था दा धा, ऑप्शन नंबर सी टा ठा टा ठा डा ढा, ऑप्शन नंबर डी पा फा वा भा। दोस्तों यहाँ पे आपको मूर्धन्य बताना है। अगर मूर्धन्य की बात करते हैं तो हमारा ये वाला वर्ग जो हो जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और बात करते हैं चा, चा जो है ये वाला वर्ण हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, तालव्य, तालव्य कहलाता है। और दोस्तों इसकी बात करते हैं ता था दा धा, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, दंतय कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, दंतय, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं पा फा वा, ये हमारा क्या कहलाता है, ओष्ठ, ओष्ठ कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये हमारे हो जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे और अब बढ़ेंगे दोस्तों किसकी ओर, 15वें क्वेश्चन की ओर। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, क्या दोस्तों, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करते हैं बच्चे छत पर खेलने हैं, कहाँ खेलने हैं, छत पर खेलने हैं। तो दोस्तों पर, मे पर की अगर बात की जाए तो मे पर हमारा किसके अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो मे पर की अगर हम बात करें तो मे पर जो हमारा आता है संप्रदान, क्या दोस्तों, संप्रदान के लिए होता है, करण से होता है, किसी दोस्तों साधन की बात की जा रही है, अपादान से अलग होने की स्थिति में होता है। इसके संप्रदान की बात करते हैं तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए, के लिए। इसकी बात करते हैं कर्ण, कर्ण से के द्वारा, क्या दोस्तों, से के द्वारा, ये इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं अपादान से, ये इसकी दोस्तों कब होती है, अलग होने की स्थिति में। और अब बात करते हैं अधिकरण, तो अधिकरण कब आता है हमारा, मे पर, मे पर अधिकरण कारक चिन्ह आता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं 16। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए शा, ऑप्शन नंबर बी ला, ऑप्शन नंबर सी हा, ऑप्शन नंबर डी छा। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा स्पर्श व्यंजन कौन सा है, ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं शा, शा जो हमारा होता है ये हमारा क्या होता है, ऊष्म, ये ऊष्म व्यंजन होता है, ठीक है दोस्तों। ला की बात करते हैं तो ला हमारा दोस्तों क्या होता है, पार्श्विक, ला हमारा कैसा होता है, पार्श्विक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ला किस प्रकार का होता है, पार्श्विक, या दोस्तों ये हमारा अंतस्थ के अंतर्गत आता है, पार्श्विक भी कह सकते हैं, और दोस्तों ये हमारा अंतस्थ व्यंजन के भी अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसे दोस्तों क्या कहेंगे, पार्श्विक, पार्श्विक या दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। हा की बात करते हैं, हा हमारा क्या होता है दोस्तों, स्वर यंत्रीय होता है, इसे दोस्तों स्वर यंत्रीय कहते हैं। छा जो होता है ये हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन हमारे कुल कितने होते हैं, 27 होते हैं, ठीक है दोस्तों। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक होते हैं, और दो हमारे क्या होते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जो होते हैं, उत्क्षिप्त या लुंठित उन्हें कहते हैं, तो वह भी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, दो दोस्तों स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों जातियां, ऑप्शन नंबर सी भारत में अनेकों जाति हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत में अनेक जाति हैं।
तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए किसके शुद्ध रूप पूछा गया तो क्या आ जाएगा दोस्तों, भारत में हमारा क्या आ जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अनेकों नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और यहाँ पे इसी में त्रुटि है। और बात की जाए जाति, यहाँ पे दोस्तों जाति में त्रुटि है, यहाँ पे जातियां होना चाहिए था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्या दोस्तों, मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए कुतुबन, ऑप्शन नंबर बी उस्मान, ऑप्शन नंबर सी जायसी, ऑप्शन नंबर डी मंजन। तो यहाँ पे मृगावती की बात की जाए तो किसकी रचना है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी, मृगावती, तो मृगावती जो हमारी है ये दोस्तों किसकी रचना है, ये आपको बतानी है। दोस्तों मृगावती की हम बात करेंगे तो मृगावती किसकी हो जाती है दोस्तों, कुतुबन की रचना हो जाती है। मृगावती जो है वह हमारी कुतुबन की हो जाती है। और जायसी की क्या हो जाती है दोस्तों, अखरावट, पद्मावत, ये जायसी की हो जाती है। अखरावट हो गई, अखरावट, और दोस्तों पद्मावत, ये कि आखिरी कलाम, ये किसकी होती है, जायसी की होती है। मंजन की अगर बात करते हैं तो मंजन की दोस्तों मधुमालती, मधुमालती जो रचना है ये दोस्तों किसकी हो जाती है, मंजन की हो जाती है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, शोक किस रस का स्थायी भाव है। यहाँ पे आपको बताना है शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक की अगर बात की जाए तो शोक जो है वह हमारा कौन रस का स्थायी भाव है। शांत रस के स्थायी भाव की अगर हम बात करते हैं तो शांत रस का दोस्तों क्या आ जाएगा, निर्वेद। बहुत ही अधिक बार ये दोस्तों बुझा जा चुका है, इसका निर्वेद, ये दोस्तों निर्वेद हो जाएगा। बात करते हैं हास्य रस, तो हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या आ जाएगा, हास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे वीर रस का। वीर रस का दोस्तों सभी को पता है क्या, उत्साह होता है। इसका क्या होता है स्थायी भाव, उत्साह, उत्साह होता है। इतनी बात क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए गबन, ऑप्शन नंबर बी रंगभूमि, दोस्तों क्या रंगभूमि है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर डी सेवा सदन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास की, तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा हो जाता है, जो मंगलसूत्र जो है ये दोस्तों इनका अधूरा उपन्यास रह गया था। ठीक है दोस्तों, तो यही इनका क्या है, अधूरा उपन्यास है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निर्गुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी केशवदास। तो यहाँ पे निर्गुण भक्ति काव्य के अगर प्रमुख कवियों की बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति के जो कवि हैं वह दोस्तों कौन है, यह आपको बताना है। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर निर्गुण की बात की जाए तो निर्गुण के कवि कौन हो जाते हैं, जो हमारे कबीरदास जी है, ये निर्गुण के कवि हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। अगर बात करेंगे दोस्तों तुलसीदास, तो तुलसीदास दोस्तों राम भक्ति कवि हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे सूरदास जी हैं ये कृष्ण भक्ति के कवि हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भूषण किस रस के कवि हैं। भूषण की अगर बात की जाए ये किस रस के कवि है, यह आपको बताना है। तो भूषण जो है ये हमारे किस रस के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं रौद्र। दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का दोस्तों क्या होता है, क्रोध। इसका स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है, क्रोध होता है। और कौन रस का दोस्तों स्थायी भाव क्या होता है, इसका दोस्तों शोक होता है। शांत रस का दोस्तों अभी आपको बताता है क्या, निर्वेद होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों यहाँ पे वीरों का कैसा हो बसंत, तो दोस्तों वीरों का कैसा हो बसंत ये किसकी रचना है, ये दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। ठीक है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करते हैं, ये वीर रस के में कविताएं लिखती थी। इतनी बात क्लियर हो गई, किसमें, वीर रस में। अगर और इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो तरधारा, मुकुल, झांसी की रानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। बिखरे मोती ये भी दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है। बात करते हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं, तो गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है दोस्तों, 7 गीत वर्ष ये भी इनकी हो जाती है। ठंडा लोहा,
ये किसकी हो जाती है दोस्तों? धर्मवीर भारती। केदारनाथ सिंह की अगर रचनाओं की बात करते हैं, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, ये इन्हीं की हो जाती है। जमीन पक रही है, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना किसकी? केदारनाथ सिंह की। सुमित्रानंद पंत की रचनाओं की बात करते हैं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वह दोस्तों कौन कौन सी है? ग्रंथि, गुंजन, युगांत, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद आदि हो जाते हैं किसके? सुमित्रानंद पंत की रचनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयदेव, ऑप्शन नंबर बी चंद्रवदाई, ऑप्शन नंबर सी जगनिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहली बात पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, ये लिखा किस भाषा में गया है? ये दोस्तों किस में लिखा गया है? डिंगल पिंगल में, डिंगल और पिंगल भाषा में, ये डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई जी हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जयदेव। तो जयदेव की रचना की बात करते हैं तो इनकी क्या हो जाती है? गीत गोविंद, गीत गोविंद हो जाती है। वो किसमें? उड़िया भाषा में लिखी है। और जगनिक की बात करते हैं तो जगनिक के कौन सा हो जाता है? परमाल रासो, परमाल रासो, परमाल रासो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। किस छंद में 6 चरण होते हैं? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वर्वे, ऑप्शन नंबर बी चौपाई, ऑप्शन नंबर सी सोरठा, ऑप्शन नंबर डी छप्पय। तो दोस्तों 6 चरणों की अगर बात की जाए तो किसमें होता है? जो छप्पय जो होता है हमारा, इसमें हमारे कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। इतनी बात क्लियर। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों 25 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। आज के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।